चलिए, सोम इंट्रोडक्शन पार्ट 1 हम अपलोड किए थे, जिसमें आपको बताया गया था कि सोम किस तरह के बॉडी पे वर्क के ऊपर हम वर्क करते रहते हैं और कहाँ तक, किस लिमिट तक वर्क करते रहते हैं, तो सोम के अंदर में स्टडी होता है। चलिए अब हम आगे बातें करेंगे फेलियर ऑफ मटेरियल की। ये लेक्चर इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है, जिसमें आपको सोम के डिफिनेशन तक हम आ जाएंगे। चलिए, आपको पिछला वीडियो में इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व दिखाया गया था, जो माइल्ड स्टील के ऊपर दिखाया गया था। माइल्ड स्टील के ऊपर हम लोगों ने सभी पॉइंट के बारे में जाने थे कि ए क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, बी इलास्टिक लिमिट होता है, सी अपर यील्ड पॉइंट है, डी लोअर यील्ड पॉइंट है, एंड जोन के बारे में जाने थे, डी ई जोन को क्या कहते हैं, ई एफ जोन को क्या कहते हैं, एफ जी जोन को क्या कहते हैं, इसके बारे में सभी। बट ये सब चीज़ों को हम लोग के लाइफ में क्या यूज है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अपना यूज के तरफ। फेलियर ऑफ मटेरियल, हम लोग इस पॉइंट को इसलिए पढ़ रहे थे ताकि हम लोग पता कर सकें कि मटेरियल को फेल कहाँ पे माना जाता है, मटेरियल को फेल किस पॉइंट तक जाने के बाद माना जाता है, यानी कि उस पॉइंट के बाद हम लोग उस मटेरियल को फेल मानेंगे, मतलब कि उस पॉइंट पर जितना भी स्ट्रेस उस मटेरियल में रहेगा सहने का क्षमता, जितना स्ट्रेस उस मटेरियल का सहने का क्षमता उस पॉइंट पर है, जिस पॉइंट पर हम लोग फेल मान रहे हैं, तो वो पॉइंट कहलाता है क्या, वो स्ट्रेस क्या कहलाता है आपका, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। वो स्ट्रेस क्या कहलाता है, उस मटेरियल का स्ट्रेंथ। ठीक है, जस्ट हम अगला वीडियो में आपको एक पॉइंट पढ़ाएंगे, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ, एंड उसी में हम आपको सोम का डिफिनेशन भी क्लियर करेंगे। इसी वीडियो में रहेगा आपका सेकंड पार्ट में, जिसमें हम पढ़ाएंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेंथ दोनों अलग अलग कैसे हैं, और ये सोम का डिफिनेशन जो है, सोम का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसको भी हम, उसका डिफिनेशन को भी हम क्लियर करेंगे वहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे हम फेलियर ऑफ मटेरियल की बात कर रहे थे, तो ये डक्टाइल मटेरियल का कर्व है आपका। पिछले वीडियो में ब्रिटल मटेरियल का कर्व को छोड़े थे यहीं पढ़ाने के लिए, क्योंकि फेलियर ऑफ मटेरियल में हम साथ में इसका ब्रिटल मटेरियल के कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। हम पहले डक्टाइल मटेरियल का कर्व तो देख ही लिए हैं। इस मटेरियल को किस पॉइंट पे हम फेल मानते हैं, जिस पॉइंट पे हम लोग फेल मानेंगे उसी पॉइंट पर का स्ट्रेस को हम लोग उस मटेरियल का स्ट्रेंथ मानते हैं। तो चलिए, डक्टाइल मटेरियल के केस में चूँकि फ्रैक्चर आता नहीं है, अगर कोई स्ट्रक्चर डक्टाइल मटेरियल से बना है तो ये बेंड करते जाएगा, जैसे बीम ही है तो ये बेंड करते जाएगा। स्टील का अगर बीम है तो ये टूटेगा नहीं जल्दी, क्योंकि इसको में डक्टाइल मटेरियल में क्या आता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है बहुत सारा। ठीक है, तो जब तक पूरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन को पार नहीं करेगा तब तक वो बेंड करता रहेगा, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जोन को पार करने के बाद वो फिर क्या होगा, अंत में फ्रैक्चर होगा। तब तक इतना सारा डिफ्लेक्शन आ जाता है कि आपका स्ट्रक्चर देखने में ही इनसर्विसिबल लगेगा। वो सर्विसिबिलिटी जिस काम के लिए, जिस पर्पस से बनाया गया है, उस काम के लायक वो रह नहीं पाता है। तो इसीलिए हम लोग को डक्टाइल मटेरियल के केस में मटेरियल फ्रैक्चर हो जाए वहाँ पर जाकर के फेल नहीं मानते, वहाँ तक का इंतज़ार नहीं करते हैं। एक पॉइंट डिसाइड किया जाता है कि किस पॉइंट तक एलोंगेशन होने के बाद डक्टाइल मटेरियल को हम लोग फेल घोषित कर देंगे, वही होता है फेलियर। कोई ज़रूरी नहीं कि फेलियर में हमारा मटेरियल फ्रैक्चर हो, टूटता हुआ दिखाई दे। ये अगर टूटता हुआ दिखाई दे तब फेल होगा, ऐसा हर मटेरियल नहीं होते हैं। हम लोग जिस मटेरियल को जिस सिचुएशन में फेल मान लेते हैं इंजीनियरिंग पर्पस से, उस मटेरियल का वही स्ट्रेंथ फेलियर का स्ट्रेंथ कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए परमानेंट डिफॉर्मेशन जहाँ से स्टार्ट होता है आना, जिस पॉइंट के बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट होता है, उस पॉइंट के स्ट्रेस को हम मानते हैं क्या, स्ट्रेंथ ऑफ डक्टाइल मटेरियल। क्या मानते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ डक्टाइल मटेरियल। यानी कि अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि कोई रड जो डक्टाइल मटेरियल का है, माइल्ड स्टील का है, बी पॉइंट तक एलोंगेट होते होते बी पॉइंट तक पहुंच गया, तो हम लोग कह रहे हैं कि हमारा ये रड अब इस पॉइंट के बाद अगर और स्ट्रेस लगाते हैं, बी पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना स्ट्रेस झेला है उसके बाद थोड़ा सा और स्ट्रेस लगाते हैं तो यहाँ से परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। तो बी पॉइंट पर का स्ट्रेस
जितना स्ट्रेस को झेल रहा है वही उस मटेरियल का क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्योंकि एज इंजीनियरिंग पर्पस बी पॉइंट के बाद एलोंगेशन ये करता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन करता है, तो हम लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मटेरियल फेल हो चुका है। जबकि ये फेल रियली में टूटा नहीं है, रियली में तो इसका फ्रैक्चर यहाँ होगा, बट हमारा इंजीनियरिंग पर्पस के व्यू से ये क्या हो गया है, बी पॉइंट तक हम लोग क्या मानते हैं, इसको फेल मानते हैं। तो बी पॉइंट पर का जो स्ट्रेंथ झेलने का, जो स्ट्रेस झेलने का इसका क्षमता है, वही इसका कहलाता है स्ट्रेंथ। क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ ऑफ डक्टाइल मटेरियल। इसीलिए इसको ए बी पॉइंट चूंकि यील्डिंग पॉइंट है, यहाँ से आपका क्या होता है, बी पॉइंट इलास्टिक पॉइंट है। क्या पॉइंट है, बी पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट है। यहाँ के बाद क्या होता है, मटेरियल परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट करता है, यील्डिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यील्ड स्ट्रेस भी कहलाता है। क्या कहलाता है, यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस इसलिए क्योंकि लोअर यील्ड पॉइंट पर जो यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू है, लोअर यील्ड पॉइंट पर जो यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू है, पिछला वीडियो में हम बताए थे कि डी पॉइंट जो लोअर यील्ड पॉइंट है, इसका यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू, बी पॉइंट जो इलास्टिक स्ट्रेस है, इलास्टिक लिमिट पर का स्ट्रेस है, दोनों आपस में लगभग आसपास ही रहते हैं, दोनों बराबर ही रहते हैं। तो ये बी पॉइंट हम लोग मटेरियल को तो फेल मानते हैं इलास्टिक लिमिट पर, इलास्टिक लिमिट पर के जो स्ट्रेस है वही इस मटेरियल का स्ट्रेंथ है, बट ये बराबर हो जाता है लोअर यील्ड पॉइंट के स्ट्रेस का। इसके बराबर हो जाता है लोअर यील्ड पॉइंट के स्ट्रेस का, इसीलिए इसको यील्ड स्ट्रेस भी बोला जाता है। यानी कि डक्टाइल मटेरियल के केस में यील्ड स्ट्रेस को ही हम लोग मानते हैं क्या, उसका डिजाइन स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेंथ, यानी कि उस मटेरियल का ताकत वहीं तक माना जाता है जहाँ से यील्डिंग स्टार्ट करता है। ये हो गया आपका डक्टाइल मटेरियल का फेलियर। कब मानेंगे हम लोग, जब वो परमानेंट डिफॉर्मेशन जिस पॉइंट पर स्टार्ट करेगा, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन जिस स्ट्रेस के वैल्यू पर वो स्टार्ट करेगा, यानी कि या जिस स्ट्रेस के मान पर वो परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, डक्टाइल मटेरियल का वही वैल्यू क्या कहलाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहलाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहलाएगा। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि मटेरियल यहाँ पे मटेरियल फेल माना जा रहा है, जबकि फेल हुआ नहीं है, फ्रैक्चर हुआ नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा इंजीनियरिंग फील्ड में मटेरियल को फेल माना जाए तो वो फ्रैक्चर ही हो जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। डक्टाइल मटेरियल का केस में आपको एक लिमिट दिया गया है कि इलास्टिक लिमिट पॉइंट के बाद मटेरियल हमारा फेल माना जाएगा। ठीक, अगला है आपका ब्रिटल मटेरियल का केस। ब्रिटल मटेरियल का केस, ब्रिटल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इस तरह से बनता है, कुछ दूर तक का स्ट्रेट लाइन जाता है, उसके बाद ये अपना डिफॉर्मेशन कंटिन्यू दिखाते रहता है और रैंडम अचानक किसी पॉइंट पर जाकर के फ्रैक्चर कर जाता है। ये इसका प्लास्टिक जोन, इलास्टिक जोन और प्लास्टिक जोन के बीच, इलास्टिक पॉइंट और जो फ्रैक्चर पॉइंट है इसके बीच बहुत मिनिमम गैप, बहुत छोटा सा गैप होता है, यानी कि ब्रिटल मटेरियल के अंदर में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम होते हैं, ब्रिटल मटेरियल के अंदर में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम होते हैं। इसीलिए ये मटेरियल सडनली फेल हो जाता है, सडनली फ्रैक्चर को शो करता है, बिना मोर एलोंगेशन दिखाए हुए सडनली फ्रैक्चर को शो करता है। और इस तरह के मटेरियल को किस पॉइंट पे, इसका इलास्टिक पॉइंट पता ही नहीं चलता है, किस पॉइंट पे फेल माना जाए, किस पॉइंट पे फेल माना जाए, एक कंप्लीटली शो ही नहीं करता है, एक क्लियर कट पॉइंट शो ही नहीं करता है कि कहाँ से इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आया है। तो इसको किस पॉइंट पर हम लोग इसको फेल माने, इसमें क्लियर पता ही नहीं चल पाता है ब्रिटल मटेरियल के केस में। तो इसके लिए एक थियरी दिया गया है कि इसका यील्ड स्ट्रेस निकालने का थियरी दिया गया है, कहाँ से इसका यील्डिंग स्टार्ट हुआ है रियली में तो पता नहीं चलता है, बट एक कॉन्सेप्ट दिया गया है इसको पता करने के लिए, जिसके बेसिस पर हम लोग इसका यील्ड स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं, ब्रिटल मटेरियल के यील्ड स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं। वो ये है कि स्ट्रेन वाला एक्सिस पर 0.002 स्ट्रेन, 0.002 स्ट्रेन, या फिर कह सकते हैं कि 0.2% स्ट्रेन वाला एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पर जाते जाते स्ट्रेन का वैल्यू कितना परसेंट हो गया है, 0.2% आ गया है। वहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं पैरेलल टू द OA लाइन, पैरेलल टू द OA लाइन। OA लाइन क्या है, ये आपका ये पॉइंट क्या था, ये था आपका प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। ये पॉइंट क्या था, प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट। और आपको पता है O से A तक हमारा लाइन क्या था, स्ट्रेट लाइन था, तो इसका कोई तो स्लोप होगा फिक्स, इस स्ट्रेट लाइन का एक स्लोप होगा। इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं हम लोग, किस पॉइंट से, यहाँ से 0.2%, यहाँ से 0.2% स्ट्रेन जिस पॉइंट पर आया है वहाँ से, इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। और ये लाइन ग्राफ को जहाँ पर कट करता है, ये लाइन
इस ग्राफ को जहां पर कट करता है वहीं से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं किस एक्सिस पर, स्ट्रेस वाला एक्सिस पर। और ये जो पॉइंट हमको मिला स्ट्रेस वाला एक्सिस पर, इसी स्ट्रेस को हम लोग मान लेते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए यील्ड स्ट्रेस। हम लोग मानते हैं कि यहाँ से ब्रिटल मटेरियल में यील्डिंग स्टार्ट हुआ है। इसको एक निकालने का तरीका है, एक कॉन्सेप्ट दिया गया है निकालने का, यील्ड स्ट्रेस डिसाइड करने का इन द केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल। और इसको दूसरा नाम भी है प्रूफ स्ट्रेस। इसका दूसरा नाम भी है क्या, प्रूफ स्ट्रेस। इस तरह से जो ब्रिटल मटेरियल के केस में हम लोग यील्ड स्ट्रेस का मान ज्ञात कर रहे हैं 0.2% पर हम लोग पैरेलल एक लाइन ड्रा करके इस जिस पॉइंट पर कट करता है इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, प्रूफ स्ट्रेस भी बोलते हैं या फिर यील्ड स्ट्रेस ऑफ ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल के केस में फेलियर होता है आपका, ब्रिटल मटेरियल के केस में फेलियर होता है आपका कैसा, फ्रैक्चर द्वारा। ब्रिटल मटेरियल का केस में फेलियर कैसा होता है, फ्रैक्चर फेलियर होता है। जबकि डक्टाइल मटेरियल का केस का फेलियर कैसा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का फेलियर है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के फॉर्म में अपना फेलियर को दिखाता है। जबकि ब्रिटल मटेरियल कैसे डायरेक्टली फ्रैक्चर होकर के अपना फेलियर को शो करता है। ठीक है, इसमें 2 स्टार पॉइंट दिखाए गए हैं जो कि आपको पहले ही क्लियर हो गया होगा। एक बात और समझाना है इसमें कि जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कोई भी डिजाइनर ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहता है जिसमें अगर ओवरलोडिंग आ जाए स्ट्रक्चर पर, जिस लोड के लिए हम लोग डिजाइन किए हैं उससे ज़्यादा अगर किसी केस में ओवरलोडिंग आ जाए तो स्ट्रक्चर टूटने के पहले वो इंडिकेट करे कि हम टूटने वाले हैं। तो ये केस इंडिकेट किस फॉर्म में करे, डिफ्लेक्शन के फॉर्म में करेगा। स्ट्रक्चर डिफॉर्म होकर ही करेगा ना इंडिकेट कि हम टूटने वाले हैं। तो सोचिए ज़रा, डक्टाइल मटेरियल बेंड होकर के, डिफॉर्म होकर के शो करता है कि हम धीरे धीरे क्या होने वाले हैं, फ्रैक्चर पॉइंट के पास जा रहे हैं। डक्टाइल मटेरियल से बना स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है टूटने के पहले कि हम टूटने वाले हैं। जबकि ब्रिटल मटेरियल सडन फेल होता है। ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, सडन फेलियर आता है, सडन फ्रैक्चर आता है। ये टूटने के पहले, ये कोलैप्स करने के पहले इंडिकेट नहीं करता है कि हम कोलैप्स करने वाले हैं, गिरने वाले हैं, टूटने वाले हैं। तो कोई भी डिजाइनर क्या होता है, अपना स्ट्रक्चर जब बनाता है तो सबसे पहले प्रेफर करता है कौन सा मटेरियल को, डक्टाइल मटेरियल को। क्यों? क्योंकि डक्टाइल मटेरियल टूटने के पहले अपना इंडिकेट करता है कि हम टूटने वाले हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट है, फेलियर इज लॉस ऑफ इंजीनियरिंग फंक्शनलिटी। हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में मटेरियल का फेल होने का मतलब है इंजीनियरिंग फंक्शनलिटी का फेल होना। इंजीनियरिंग फंक्शनलिटी मतलब जिस डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन अलाउ किया गया था बीम के लिए कोड के तरफ से, जिस डिफ्लेक्शन को अलाउ किया गया था, अगर उस डिफ्लेक्शन को पार कर जाता है वो स्ट्रक्चर, उस डिफ्लेक्शन को क्रॉस कर रहा है तो आपका इंजीनियरिंग फंक्शनलिटी में फेलियर आ रहा है। यानी कि उसमें उस बीम को अब क्या माना जाएगा, अगर वो बीम है उस बीम को क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा स्ट्रक्चर फेल तभी होगा जब फ्रैक्चर होगा। इंजीनियरिंग फंक्शंस, जो इंजीनियरिंग फंक्शन उस स्ट्रक्चर का है, जैसे उसका वाइब्रेशन, उसका डिफ्लेक्शन, ये सब वगैरह, तो उसमें से कोई भी चीज़ अगर फेल होता है तो आपका मटेरियल क्या होगा, फेल माना जाएगा। यानी कि फेलियर, इंजीनियरिंग फील्ड में फेलियर क्या होता है, लॉस ऑफ इंजीनियरिंग फैसिलिटी। ठीक है, फेलियर में और में नोट भी फ्रैक्चर भी हो सकता है फेलियर के कंडीशन में, और फ्रैक्चर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि मटेरियल जब फेल करेगा उस समय फ्रैक्चर ही होगा। जहाँ पर जिस पॉइंट पर हम लोग, जिस रिफ्लेक्शन के लिमिट के बेसिस पर हम लोग फेल मान रहे हैं वहाँ पर मटेरियल फेल हो जाएगा, फ्रैक्चर हो या ना हो। ठीक है, फॉर ओवरलोडिंग डिजाइनर प्रेफर डक्टाइल मटेरियल। इसके केस को तो हम समझा चुके कि डिजाइनर प्रेफर क्यों करता है, डिजाइनर ओवरलोडिंग आने के केस के लिए, फॉर ओवरलोडिंग के लिए, अगर भविष्य में ओवरलोडिंग आता है तो उसके लिए उसको बचाने के लिए क्या करता है डिजाइनर, कैसा मटेरियल को प्रेफर करता है, डक्टाइल मटेरियल को। चलिए हम फेलियर ऑफ मटेरियल के बारे में देखें। इसलिए देख रहे हैं कि हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में उस पॉइंट पर का स्ट्रेस, जिस पॉइंट पर मटेरियल फेल होने वाला है, जिस पॉइंट पर हम लोग मटेरियल को फेल मार रहे हैं, उसी पॉइंट पर का स्ट्रेस को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं। इसीलिए हम लोग पहले क्या पढ़े हैं, फेलियर ऑफ मटेरियल। पहले देखें हम लोग कि मटेरियल को किस किस सिचुएशन में फेल माना जाता है, और जिस सिचुएशन में फेल माना जा रहा है उस समय का स्ट्रेस ही उस मटेरियल का स्ट्रेंथ कहला जाता है। अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस, किसी मटेरियल में स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है, कब मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या होता है और मटेरियल का स्ट्रेस क्या होता है, उस दोनों के बारे में डिफरेंस देखेंगे तो और आपको क्लियर होगा सोम के बारे में। और हम लोग उसमें ही सोम का परिभाषा भी लिखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का डिफिनेशन भी लिखेंगे। चलिए थैंक यू। चलिए अब हम लोग देखेंगे
कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है, सोम, किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ क्या होता है। पिछला वीडियो में हम लोग देखें कि कैसे मटेरियल के ऊपर लोड लगा करके हमने उसका फेलियर पॉइंट को चेक किया, और फेलियर पॉइंट पर का जो फेलियर पॉइंट अगर फ्रैक्चर होता है तो वहाँ तो ठीक है, हार्ड बॉडी के लिए माने थे, ब्रिटल बॉडी के लिए कि फ्रैक्चर पॉइंट पर हम लोग फेलियर मानेंगे, और जो फेल नहीं हो रहा है उसके लिए इंजीनियरिंग फील्ड में फेलियर कैसे डिसाइड किया गया, जो भी पॉइंट डिसाइड किया जाएगा उस पॉइंट पर का स्ट्रेस उसका स्ट्रेंथ कहलाया, उस स्ट्रेंथ को हम लोग मटेरियल का स्ट्रेंथ वहाँ पर का मानेंगे। उसको अब प्रैक्टिकली हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, और देखेंगे यहाँ पर ये भी कि बॉडी में स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है, जबकि स्ट्रेस और स्ट्रेंथ दोनों का सेम ही यूनिट है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेस का भी वही यूनिट है और स्ट्रेंथ का भी वही यूनिट है, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेंथ एक ही होता है। बट इसके बारे में डिटेल से अभी आपको पता चलेगा। देखिए, एक हम बॉडी उठाए हैं जिसमें एक्सियल लोड लगाए हैं 10 किलो न्यूटन का। शुरुआती में इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 mm का स्क्वायर और लेंथ है इसका L, ठीक है। इस पर 10 न्यूटन का लोड लगाएं और ये बॉडी के इनिशियल पॉइंट्स A और B यहाँ थे, A पॉइंट यहाँ था और B पॉइंट यहाँ था। इस लोड के वजह से ये बॉडी डिफॉर्म हुआ एक्सियली, और ये पॉइंट चला आया A डैश के पास और B पॉइंट चला गया B डैश के पास, ठीक है। हुआ क्या कि जब बॉडी का पॉइंट्स, इंटरनल पॉइंट्स एलोंगेट होते हैं, इंटरनल पॉइंट्स खिंचाते हैं, तो इंटरनल पॉइंट से, इंटरनल बॉन्डिंग से कनेक्टेड होते हैं, और इंटरनल पॉइंट जब बाहर के फोर्स से खिंचाते हैं तो इस तरह के बॉडी, जो बॉडी में इंटरनल पॉइंट्स के बीच में खिंचा हुआ रहा है, तो इस तरह के बॉडी कहलाता है डिफॉर्मेबल बॉडी। और इंटरनल पॉइंट्स जब खिंचाते हैं तो क्या होता है, ज़बरदस्ती ये दूर जा रहे हैं तो ये भी उधर से क्या करते हैं, फिर खींचते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स आता है। इस वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर में स्ट्रेस जनरेट होता है, बॉडी के अंदर में स्ट्रेस बन जाता है, और यही इंटरनल फोर्स जनरेट होता है। इंटरनल बॉडी के अंदर में इंटरनल फोर्स जनरेट होता है, और उतना ही इंटरनल फोर्स जनरेट होता है जितना एक्सटर्नल फोर्स लगते रहता है, उतना ही इंटरनल फोर्स। क्योंकि आप या कहीं पे क्रॉस सेक्शन पे कट लगा करके एफबीडी बनाइएगा, और ये बॉडी चूंकि रेस्ट कंडीशन में है तो एफबीडी बनाइएगा तो आपको एक्सटर्नल बराबर इंटरनल आ जाएगा। बट स्ट्रेस एक्सटर्नल के वजह से नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स है, ये 10 न्यूटन आप लगाए थे, एक्सटर्नल फोर्स लगाए थे, इसके वजह से बॉडी के अंदर में डिफॉर्मेशन हुआ है, और बॉडी के अंदर में चूंकि पॉइंट्स पार्टिकल्स में के बीच स्पेस में चेंजिंग के वजह से अंदर में स्ट्रेस जनरेट हुआ, अंदर में फोर्स जनरेट हुआ है, और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल के बराबर है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल के बराबर है। लेकिन बॉडी में स्ट्रेस जो आया है वो जो इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ है उसके वजह से, ना कि एक्सटर्नल फोर्स के वजह से। हाँ, हालांकि इंटरनल फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही है, लेकिन स्ट्रेस किसके वजह से आता है, इंटरनल फोर्स जनरेट होता है तभी। अगर आप 10 न्यूटन लगाएं और बॉडी अगर ये रिजिड होता, अगर ये बॉडी रिजिड होता तो ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बदलता ही नहीं, ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बदलता ही नहीं, तो फिर क्या होता, अंदर बॉडी में डिफॉर्मेशन आता ही नहीं। बॉडी में अंदर डिफॉर्मेशन नहीं आता तो फिर अंदर में इंटरनल स्ट्रेस जनरेट नहीं होते, इंटरनल फोर्स जनरेट नहीं होते, इंटरनल फोर्स जनरेट नहीं होते तो बॉडी स्ट्रेस जोन में नहीं जाता, उस बॉडी के अंदर में कोई स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होता। तो रिजिड बॉडी के अंदर में कोई स्ट्रेस डिफाइन ही नहीं होता है, जनरेट ही नहीं होता है। तो ये डिफॉर्मेबल बॉडी है, क्योंकि शेप में चेंजिंग हुआ है ज़बरदस्ती, इस वजह से इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ, और इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेस बोलते हैं। इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ये तो हम दिखा रहे थे कि स्ट्रेस क्या होता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि स्ट्रेस कैसे बदलता है। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाइएगा वैसे वैसे स्ट्रेस का मान बदलेगा, क्योंकि एरिया अगर फिक्स है तो फोर्स बदलेगा तो स्ट्रेस का मान बदलेगा। जितना आप इस पर, आप जितना कस के फोर्स लगा रहे हैं उतना ही इसमें स्ट्रेस है, और लगाएं और स्ट्रेस आया, और लगाएं और स्ट्रेस आया। इसका मतलब है कि स्ट्रेस का मान डिपेंड करता है, स्ट्रेस का मान डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, आप उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। यही फोर्स लगाते गए एक समय ऐसा आया कि आपका यील्डिंग पॉइंट आ गया, एलोंगेट होते गया, फोर्स आप लगाते गए, एलोंगेट होते गया। एक समय ऐसा आएगा कि यील्डिंग पॉइंट आएगा, यील्डिंग पॉइंट के बाद, यील्डिंग पॉइंट के टाइम भी कुछ स्ट्रेस होगा, यील्डिंग पॉइंट के टाइम भी कुछ स्ट्रेस बॉडी में होगा। उसके बाद फिर अगर आप और स्ट्रेस लगाते हैं और फोर्स लगाते हैं तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। आपको पता है कि यील्डिंग पॉइंट के बाद परमानेंटली डिफॉर्मेशन जिस पॉइंट पर स्टार्ट करता है उसी पॉइंट को हम लोग फेल मान लेते हैं, उसी पॉइंट पर बॉडी को फेल मान लेते हैं। यानी कि आपका
एट द टाइम ऑफ फेलियर यील्डिंग पॉइंट पर जो स्ट्रेस है, यील्डिंग पॉइंट पर जो स्ट्रेस है बॉडी में, वही स्ट्रेस क्या कहला जाता है? उस मटेरियल का स्ट्रेंथ कहला जाता है। वही स्ट्रेस उस मटेरियल का स्ट्रेंथ कहला जाता है। तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ स्ट्रेस ही है, लेकिन वो किस टाइम का स्ट्रेस है? एक स्पेशल केस का स्ट्रेस है, जिस समय बॉडी यील्डिंग पॉइंट पर पहुंच गया है, जिस समय बॉडी फेल होने वाला है। एट द टाइम ऑफ फेलियर, फेलियर के टाइम में जो अंदर में स्ट्रेसेस हैं, वही बॉडी का स्ट्रेंथ कहला जाता है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में यही डिफरेंस है कि स्ट्रेस वेरिएबल होता है, आप फोर्स बदलते जाइए स्ट्रेस बदलता जाएगा, लेकिन इसी वेरिएबल में से एक ऐसा स्ट्रेस जो फेलियर के टाइम है, स्ट्रेंथ कहला जाता है बॉडी का। क्या कहला जाता है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, चलिए इसमें दूसरा फोर्स लगाए हम 100 न्यूटन का। 100 न्यूटन का फोर्स लगाएं इसी के ऊपर, और माने कि ये बॉडी 100 न्यूटन पर फेल हुआ, यानी कि यील्डिंग स्टार्ट हो गया इतना फोर्स लगाने पर। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? P इंटरनल अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, P इंटरनल अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, 100/2। इंटरनल फोर्स भी 100, एक्सटर्नल 100 लगाए हैं तो इंटरनल भी 100 हो जाएगा, क्योंकि ये बॉडी क्या है? रेस्ट में है। एक चीज़ और, अगर बॉडी दोनों तरफ से बराबर नहीं तनाता है, एक्सटर्नल फोर्स बराबर नहीं लगते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स किसी एक डायरेक्शन में हो जाएगा और बॉडी क्या होगा? पूरा का पूरा बॉडी एक तरफ चलने लगेगा। और जब बॉडी एक तरफ चलने लगेगा तो नेट फोर्स की वजह से एक्सेलरेट होने लगेगा, तो अंदर में स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। अंदर में स्ट्रेस जनरेट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? ये बॉडी खिंचाना चाहिए, तनाना चाहिए दोनों तरफ से, तभी ये बॉडी के अंदर में स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ फेलियर माने हैं हम लोग कि 100 किलोन्यूटन पर फेल हुआ है, तो उस टाइम का स्ट्रेस कितना हो गया आपका? 50 MPa। 50 MPa यही आपका है क्या? इस मटेरियल के लिए, इस बॉडी के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इस मटेरियल का ताकत कितना है? इतना है। इतना स्ट्रेस लगाइएगा तो ये बॉडी एलोंगेट होते होते कहाँ पहुँच जाएगा? अप टू इलास्टिक लिमिट। कहाँ पहुँच जाएगा? अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक पहुँच चुका है, और इस पर हम लोग फेल माने हैं, इसीलिए क्या बोल देगा है? इस टाइम का स्ट्रेस को क्या बोल दिया हम? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेस एट विच मटेरियल फेल और एज्यूम टू बी फेल, कोई ज़रूरी नहीं कि मटेरियल फेल होता दिखे, फ्रैक्चर हो। अगर हम लोग वहाँ पे मान भी रहे हैं कि फेल है, इंजीनियरिंग पर्पस से के हिसाब से मान भी रहे हैं कि फेल है, तो मटेरियल हमारा उस स्ट्रेस पर क्या हो जाएगा? फेल ही हो जाएगा। तो स्ट्रेस एट विच मटेरियल फेल और एज्यूम टू बी फेल्ड इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं जो ज़्यादातर केस में हम लोग सोम में यूज करेंगे, या स्टील में या RCC में सबसे ज़्यादा यूज करेंगे माइल्ड स्टील को। तो माइल्ड स्टील के लिए हाँ, जहाँ पे आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था वहाँ पर ही का स्ट्रेस है, और चूंकि ये लोअर यील्ड पॉइंट पर का स्ट्रेस के बराबर था, इसीलिए इसको यील्ड स्ट्रेस भी बोले थे और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं। ठीक है, माइल्ड स्टील 250 MPa पर क्या होता है? मेगापास्कल पे क्या होता है? ये यील्डिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन दिखाने लगता है इतना न्यूटन पर एम स्क्वायर फोर्स लगाने पर, स्ट्रेस लगाने पर। ठीक है, तो यही इसका क्या कहला गया? यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस मतलब कि माइल्ड स्टील के लिए क्या है? ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ये स्ट्रेंथ है। डिजाइनिंग के लिए क्या है? माइल्ड स्टील का स्ट्रेंथ है। और ये तो आपको इतना ताकत लगाइएगा तो ये फेल होगा, रियली में क्या होगा? फेल होगा। बट क्या इतना के लिए डिजाइन कीजिएगा? नहीं ना। क्या होता है? डिजाइनिंग होता है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं हम लोग। जितना ताकत पर कोई मटेरियल फेल होता है, उतना ताकत के लिए उस मटेरियल को डिजाइन नहीं करते हैं। उतना ताकत के लिए डिजाइन अगर कर देंगे तो उसे थोड़ा सा भी ज़्यादा लोड आया तो मटेरियल क्या हो जाएगा? हमारा सडनली फेल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? उतना ताकत को बताते ही नहीं है, हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। जितना ताकत उसके पास है एट अ टाइम ऑफ फेलियर, उससे भी कम ताकत बताते हैं डिजाइनिंग में। डिजाइनिंग में मानते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा करके। तो मान लिए हम लोग की फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 2 है, तो क्या आ गया आपका? स्ट्रेंथ को, यील्ड स्ट्रेस को क्या 2 से भागा देंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भागा देंगे तो कितना है? 125। ये क्या हो जाएगा आपका? डिजाइन स्ट्रेंथ। क्या कहलाएगा ये? मटेरियल का डिजाइन स्ट्रेंथ। मतलब कि कोई डिजाइनर अगर इस मेंबर को यूज करके डिजाइन कर रहा है, स्टील के मेंबर को यूज करके डिजाइन कर रहा है, तो मानेगा कि इसके पास ताकत कितना है? 125 MPa है। डिजाइनिंग के टाइम क्या मानेगा कि 125 मेगापास्कल पर ही क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जबकि ये टूटेगा कितना पे? मतलब कि इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा 125 पे, लेकिन जबकि करेगा कितना पे? 250 पे। तो इतना ताकत को इसको छिपाया जा रहा है, किसके लिए? सेफ्टी के लिए। किस चीज़ के लिए छिपाया जा रहा है?
सेफ रहने के लिए, इंजीनियर चूंकि सेफ रहे, भविष्य में अगर इतना से ज़्यादा लोड भी आता है तो इतना पे जाके टूटेगा ना, इतना पे जाके टूटेगा, इंजीनियर को पता है। लेकिन उसने डिजाइन करते समय क्या माना है, उसके ताकत को 125 MPa, इसीलिए क्या कहलाता है, डिजाइन स्ट्रेंथ। क्या कहलाता है, डिजाइन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगने के बाद हर एक मेंबर को हम स्ट्रक्चर बनाते समय यूज करेंगे तो उसका ताकत इतना ही मानते हुए यूज करेंगे। ठीक है, और अगर बढ़ता भी है तो बढ़ करके कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, फेल होने के पहले यहाँ तक जाएगा, तब ना स्ट्रक्चर फेल होगा। तो यही जो गैप है इन दोनों के बीच का, वही कहलाता है कि आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये कहलाता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। चलिए, सोम का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का डिफिनेशन भी आप जान गए, और सोम भी जान गए कि ये कहाँ तक होता है आपका इलास्टिक लिमिट के अंदर में स्टडी करते रहता है डिफॉर्मेशन इस सब के बारे में, तो सोम के अंदर में स्टडी होता है। और चूंकि यहाँ पे डिफिनेशन ही सोम का है कि जहाँ पर इलास्टिक लिमिट है, जहाँ पर इलास्टिक लिमिट है वहाँ पर का स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो जो भी सोम के अंदर में स्टडी करेंगे, इलास्टिक लिमिट के अंदर में स्टडी करेंगे, डिफ्लेक्शन वगैरह का कैलकुलेशन, स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, ये सब वगैरह का सब इलास्टिक लिमिट के अंदर में करेंगे। अब सोम का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 खत्म हुआ। अगला वीडियो में हम लेकर आएंगे स्ट्रेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे, फिर से जनरल डिफिनेशन स्ट्रेस का डिफाइन करेंगे, और उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे स्ट्रेसेस का, कितने टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं, और प्रैक्टिकली दिखाएंगे स्ट्रेसेस के चीज़ों को कि कैसे कैसे वो क्लासीफाई हो रहे हैं, किस बेसिस पर क्लासीफाई हो रहे हैं। चलिए, थैंक यू।